पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बीजेपी की वादा खिलाफी से हर वर्ग परेशान, प्रदेश में तेजी से मजबूत हो रही कांग्रेस। पंजाब में किसानों के बढ़ते खुदकुशियों के मामलों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश के एग्रीकल्चर विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कम्बोज का बयान, हरियाणा में विकसित की जाएंगी साइलॉज तकनीक, कहा 9 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने की केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकेला। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 1 घायल हो गया। गोलीबारी के कारण राजौरी जिले में सैकड़ों स्कूली छात्र खतरे में आ गए हैं। प्रशासन ने कडाली और सेहर इलाकों में 3 स्कूलों से फंसे 217 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला है। नौशेरा सेक्टर में सेहर स्थित एक सरकारी हाई स्कूल के 45 से 50 छात्र भारी गोलीबारी की वजह से फंस गए। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान बुलेट प्रूफ वाहनों में छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि सेहर स्थित हाई स्कूल से छात्रों को बाहर निकालने के लिए हमने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल के साथी थे और इन तीनों का हाथ भी इस हमले में था। 10 जुलाई को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में 7 अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 17 घायल हो गए थे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान मुदस्सर हजाम, शौकत लोहार और लश्कर कमांडर जिब्रान के रूप में हुई है। मारा गया तीसरा आतंकी जिब्रान है या कोई और, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मारे गए लश्कर के तीनों टॉप आतंकी थे और पिछले दिनों अनंतनाग में थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी इन्हीं का हाथ था। सुरक्षा बलों को अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल की तलाश है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 वर्ष करने का जो फैसला लिया गया था वो बीजेपी सरकार ने उलटा दिया है। बीजेपी सरकार आज 2 पैमाने पर लोग लागू कर रही है जो आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। उन्होंने 4 सीपीएस के फैसले के बारे में कहा कि प्रदेश की हाईकोर्ट पहले ही 4 सीपीएस के फैसले को निरस्त कर चुकी है। साथ ही कहा कि आज कांग्रेस सरकार बड़ी तेजी से मजबूत होती जा रही है। आज लोगों का रुझान बीजेपी सरकार के खिलाफ बना हुआ है और सभी वर्ग आज प्रदेश सरकार से दुखी हो चुके हैं। साठ से 58 तो पहले कर दी थी उन्होंने। जो हमारा फैसला था रिटायरमेंट एज 58 से 60 करने की, और सरकार ने उसको उलट दिया था कैबिनेट के फैसले को। अब जो है फिर से जो है ये इन्होंने जो कमेटी बिठा के अब ये कह रहे किसी महकमे में बढ़ा देंगे, किसी की नहीं करेंगे। जहाँ खाल इनकी कमी होगी कर्मचारियों की वहाँ आयु बढ़ा देंगे। ये दो पैमाने जो हैं वो ठीक नहीं होते सरकार में। सरकारी कर्मचारी सब बराबर हैं, तो या तो सबकी बढ़ाए जो हमारा फैसला था। अब इनको फैसला तो हमारा उलट दिया, लेकिन अब इनको कैसे करें ये खुद उलझ के बैठ गए। खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने चंडीगढ़ में कहा कि हरियाणा में
मॉरिशस और दक्षिणी अफ्रीका की सहायता से अन्न भंडारण की साइलॉज तकनीकी विकसित की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 9.5 लाख मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम हरियाणा में बनाने की स्वीकृति दी है, जिसमें से 3 लाख मैट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम और 6 लाख मैट्रिक टन के गोदाम हरियाणा की एजेंसियां बनाएंगी। उन्होंने कहा कि साइलॉज मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में स्टील के अलावा फाइबर से भी बनाए जाते हैं। कि हम हरियाणा के अंदर जो अपनी भंडारण व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जो नई टेक्निक के आजकल भंडारण व्यवस्था है साइलोज, उसकी स्टडी के लिए अपना ये ग्रुप 5 देशों का 2 देशों की यात्रा पर गया था और वहां जाकर के हमने विभिन्न जगहों पर जाकर के साइलोज का निरीक्षण किया, वहां जाकर के स्टडी किया। 6 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल 2 बजे मॉरिशस पहुंचा था और 2 बजे मॉरिशस पहुंच करके वहां जो हमारे हाई कमिश्नर हैं मिस्टर अभय ठाकुर, उन्होंने अपने इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने हमारी एक मीटिंग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मॉरिशस में, उनके साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज की और उस मीटिंग में विभिन्न बिजनेस से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हुए। उन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उसके बाद उन्होंने साइलोज विजिट कराने के लिए हम एक कंपनी के अंदर गए जो कैटल फीड बनाने वाली कंपनी थी। और मजे की बात यह है कि हम साइलोज को केवल हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर सिर्फ अनाज भंडारण के लिए ही इसको ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन वहां जाकर के हमें पता चला कि साइलोज को हम दूसरे अन्य चीज़ों के भंडारण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी के खिलाफ देश भर में धरने प्रदर्शन जारी हैं। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी और उद्योगपति जीएसटी के विरोध में हैं। वहीं इस क्रम में कांग्रेस ने भी जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर सरकारी और जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस की तरफ से शर्मिष्ठा मुखर्जी और अजय माकन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस मौके पर अजय माकन ने कहा कि हमारी मांग है कि जिस स्वरूप में जीएसटी लागू किया गया है उसे हटाया जाए। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि जीएसटी का मतलब है एक देश एक टैक्स, लेकिन बीजेपी का जीएसटी एक देश अनेक टैक्स की तरह है। जीएसटी और इस जीएसटी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस की जीएसटी ने 14% की हम बात करते थे आउटर लिमिट, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में 0% यानी एग्जेप्शन की हम बात करते थे। कहीं पे भी 5 स्लैब जिस तरीके से अभी करे गए हैं वो नहीं होना था। उसके अलावा हर महीने 3 रिटर्न देने की बात करी गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमेशा कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। 2 करोड़ रुपया सालाना प्रोडक्शन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसमें आते थे, अब इन्होंने घटा करके 50 लाख कर दिया है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सीधे के सीधे इसके चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों के ऊपर कांग्रेस कभी भी टैक्स नहीं लगाती रही है। इन्होंने उन तीनों चीज़ों और तीनों से संबंधित चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा करके साधारण जनता के ऊपर प्रेशर डाला है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। पंजाब में किसानों के बढ़ते खुदकुशी के मामलों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने किसानों और खेत मजदूरों के बढ़ते खुदकुशी के मामलों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के एग्रीकल्चर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील बलतेज सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने 2015 में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने किसानों के खुदकुशी मामलों के बारे में बात की थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पंजाब सरकार को रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने मोहर लगाई है। वहीं चौटाला ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से करवाने की मांग की है। हम ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो देश को आगे ले जाने में सक्षम है। इसमें उन्होंने सारे पहलू सोच करके देख करके ये फैसला लिया कि हमें नायडू जी को अपना समर्थन देना चाहिए। हमने उनको अपना चौटाला साहब के फैसले के मुताबिक समर्थन दिया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो मतदान मशीन से होता है, ईवीएम से होता है, वो बिल्कुल सही है। तो फिर सरकार का एक बहुत बड़ा खर्चा इलेक्शन कमीशन का खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव भी ईवीएम से होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली के मीठापुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गर्भपात करते हुए एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि डॉक्टर भागने में कामयाब रहा। डिप्टी सीएमओ और पीएनडीटी टीम की नोडल अधिकारी ने सूचना के आधार पर छापेमारी की और उन्होंने एक फर्जी ग्राहक बनाकर सेहतपुर इलाके की रहने वाली गीता नाम की महिला के पास भेजा, जिसके बाद गीता ने 4000 रुपए में गर्भपात कराने की बात कही और महिला को लेकर दिल्ली मीठापुर इलाके के ओम मेडिकल सेंटर पर ले गई और स्वास्थ्य विभाग ने महिला को गर्भपात कराते हुए पकड़ लिया। टीम की माने तो आरोपी डॉक्टर फर्जी कागजातों के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे ये सफाइयाँ कराती है एरिया में और डिलीवरीज कराती है, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। जैसे हमें खबर मिली, हमने एक टीम बनाई स्टिंग ऑपरेशन के दौरान और हमने इसके घर पे छापा मारा। जब पता चला कि वहाँ से हमें खबर मिली कि ये कहीं और लेके जा रही है एमटीपी के लिए, तो हमने इसका पीछा किया और पता चला ये कि दिल्ली के किसी डॉक्टर के साथ मिलकर ये वहाँ एमटीपी करती है। और जब हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट न सौंपने के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। मामले की अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से मांगा था और समय यहां पर मांगा गया था। आपको बता दें कि मामले के सभी आरोपियों में 20 बेल पर हैं, जबकि 18 आरोपी हिरासत में हैं। कुछ भी अभी तक कोई चलान नहीं किया। इस तरह को सप्लीमेंट्री चलान या किसी और तरह के भी कुछ नहीं किया। टाइम दीजिए। फरीदाबाद के फ्रूट गार्डन में नकाबपोश बदमाशों की करतूत सामने आई है। 5 नकाबपोशों ने गली में खड़े वाहनों के साथ जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए, ये ऐसे सवाल हैं उन लोगों के जहन में कौंध रहे हैं जिनके वाहनों को वो हमलावर तोड़कर चले गए। लेकिन उनकी ये हरकत एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है और सुरक्षा को लेकर वो काफी चिंतित हैं। जसवंत सिंह। जसवंत जी, आप यहाँ से काउंसलर हाँ जी। आज जो ये सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज आ रही है कि कुछ लोग आते हैं और आपके यहाँ इलाके में गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाल के जाते हैं, तोड़फोड़ करके जाते हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये रात को तकरीबन हमारे यहाँ लोगों की ये गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर
और जो है कारें, उन सबको वो जो नकाबपोश टाइप किस्म के लोग थे, जो बदमाश किस्म के। सावन के महीने में कांवड़ की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। हर रोज हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर करनाल पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए करनाल प्रशासन की ओर से भी खास प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा करनाल पुलिस ने पूरी तरह से संभाला हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि करनाल में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए करनाल पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांवड़ जो कि काफ़ी पिछले हफ्ता 10 दिन से शुरू हो चुके हैं, तो उनका अब आखिरी 4-5 दिनों के अंदर रश काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। उसको देखते हुए करनाल पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने जो मेन सड़कें जिससे ऊपर कांवड़ जहाँ से आते हैं, वो एक तो इंद्री की रोड है, एक कुंजपुरा नेवल वाली रोड है और एक मेरठ रोड है। इसमें से भी जो ज़्यादा हैवी रश रहता है वो ज़्यादा मेरठ रोड और कुंजपुरा रोड पे रहता है। हमने दोनों मेरठ रोड के ऊपर और जो इंद्री और कुंजपुरा का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे हमने नाकाबंदी करवाई है। बढ़ते हैं आगे। भिवानी पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के साथ पर्यावरण बचाने की सराहनीय पहल शुरू की है। खास बात यह है कि एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने इस मुहिम के तहत पुलिस लाइन में 100 बच्चों और 500 पुलिस कर्मचारियों के नाम पर पौधे लगाने का ऐलान किया है और अपने नाम के हर पौधे को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी तय की है। उन्होंने ये संकल्प भिवानी में सामाजिक संस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के बैनर के साथ लिया था, जिसका आगाज शुरू हो गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये सीआईडी ऑफिस में आए हैं और पुलिस लाइन में, दोनों जगह हम पौधारोपण आज कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पौधे लगा रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे लिए जितना ज़रूरी पानी और खाना है, उतना ही ज़रूरी पौधारोपण है। जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, जितने पेड़ पौधे होंगे, उतना ही पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हम सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हरियाणा सरकार का सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का कार्य बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहा है टोहाना का प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पाई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हर माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बेहतर शिक्षा लेकर बच्चे अपना भविष्य बनाएं। लेकिन अगर उन्हें स्कूलों में किताबें ही ना मिलें, तो कैसे बनेगा नौनिहालों का भविष्य? अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, टोहाना के प्राइमरी स्कूल में पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं, जबकि 24 जुलाई से उनकी मासिक परीक्षा होने वाली है। हमारे स्कूल में नई बुकें नहीं आई हैं और हमें नई बुक, हमें 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं, हमें उनकी बुकों से काम चलाना पड़ रहा है। इसलिए हमें सरकार से विनती करेंगे कि हमें नई बुकें दिलवाई। तो सुना आपने छात्रों का क्या कहना है कि उनकी परीक्षा होने वाली है, लेकिन पढ़ाई पुरानी किताबों से कराई जा रही है। दूसरी ओर स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। नई किताबें आई नहीं है, पुरानी किताब जो है, जो पिछले साल बच्चे पढ़ते थे 5वीं में, वो 6ठी में चल गए, उनकी ले ली, चौथी वालों की ले ली, तीसरी वालों की ले ली, उनसे पढ़ाई चल रही है। अब 24 तारीख को पेपर है, कक्षा 2री और 3री किताबें तो आ गई है, वो बच्चों को बांट दी है, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई, तो उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। जो किताबें आई हुई है वो तो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और जो पेंडिंग है उसकी हमने रिपोर्ट भेज दिया, जल्दी आ जाएगी, वो आते ही बांट दी।
हैरानी इस बात की है कि बच्चों की 24 जुलाई से परीक्षा होने वाली है, लेकिन बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी बच्चों को किताबें आखिर क्यों नहीं दी गईं? क्या ऐसे बनेगा नौनिहालों का भविष्य? टोहाना से खबरफास्ट के लिए सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।